आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आतिफ के बड़े भाई। कुछ दिल की बात उनसे मैं करने के लिए यहां तक पहुंची हूं और उनसे ये जानने के लिए पहुंची हूं कि आपको ये पता है कि जो 2 तारीख को जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ऋतिका मालू का जो अरेस्ट था वो इल्लीगल था, उस बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल में। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने इल्लीगल करके ठहरा दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, अभी जो 2 तारीख को जो फैसला आया था JMFC कोर्ट की तरफ से कि पुलिस द्वारा जो आरोपी को अरेस्ट किया गया था वो इल्लीगल था, तो फैसला तो अपनी जगह है। और उसके अलावा हमने इस फैसले के लिए एक ऊपर जो अपर कोर्ट है उनमें एक रिवीजन प्रपोजल भी हमने अभी फाइल करने का सोचा है, तो कल तक मेरी वो फाइल हो भी जाएगी जी। तो हम लोग उस फैसले को चैलेंज करने वाले हैं जी, क्योंकि बीइंग मेन अक्यूज्ड और चलिए ठीक है, कुछ पुलिस की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं इस केस में। अभी वो जैसी भी जो भी गलती है पुलिस अपना वो गलतियां सुधारे। और काफ़ी आज मेरी बात भी हुई है हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे, तो वो सामने जो रिवीजन प्रपोजल है अपर कोर्ट में वो प्रोसेस कर रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 4 महीने से ये केस चल रहा था और अचानक से हमें पता चला कि उसमें टेक्निकलिटी पॉइंट ऐसा आ गया कि अचानक से हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि आएंगे, अरेस्ट करेंगे और जेल जाएंगे, या PCR मिलेगा या MCR मिलेगा, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट कहाँ पे लैकिंग रह गया कि शायद आप भी उसे फॉलोअप नहीं कर पाए या फिर प्रोसिक्यूशन फॉलोअप नहीं कर पाया? प्रोसिक्यूशन का और हमारा तो मतलब देखिए ना, मैं तो रोज़ मेरे प्रोसिक्यूटर जो है उनसे मिलता हूँ, मेरे जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन जो एडवोकेट्स हैं मैं उनसे भी मिलकर डिस्कस करता हूँ, और काफ़ी सारी टाइम मेरा कभी कभी आयो से भी डिस्कस होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना मैं अपने प्रोसिक्यूटर से करता हूँ। तो इस चीज़ में अब आयो का पहला ये था कि जो बेल उनको मिली थी फ्रॉम द JMFC लोअर कोर्ट से, पहले उन्होंने ये चीज़ का पहले प्रोसेस करना था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन आरोपी ने जब सरेंडर किया था ऋतिका मालू ने, तो उनका ये पहला काम था कि एटलीस्ट वो सेम डे जैसी आरोपी ने सरेंडर किया कि JMFC लोअर कोर्ट आके वो एटलीस्ट परमिशन तो भी ग्रांट करे JMFC से टू अरेस्ट द अक्यूज। तो उन्होंने ये वो दिन भी नहीं किया, उन्होंने एकदम मीन टाइम पे और बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसिक्यूटर तो उन्होंने सीधा वो कस्टडी लेके आई, फिर टाइम पे उनको कुछ सुलझा नहीं, कुछ समझा नहीं। अब ये उनकी बहुत सारी उसके अंदर खामियां भी थी, गलतियां भी थी। मुझे जो लेटर था सरेंडर लेटर, शायद उन्होंने केस डायरी में भी नहीं जोड़ा था, उस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होती थी, उस पर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था। तो दैट वॉज स्ट्रेंज फॉर अस कि ऐसा मतलब कैसा हो सकता है। तो इसी वजह से मे भी कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है, और कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें मानना है, बट वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट ऑर्डर ओवर द अपर कोर्ट सेशन। ये जो समय निकल रहा है, 4 महीने हमने निकाला है बड़े दुख से, तकलीफों से, परिवार का क्या हाल है अभी? अब देखिए, परिवार का, मैं तो भाई हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है मैं तो शब्दों में उनका दुख तो बयान नहीं कर सकता। बस एक मैं हूँ जो मुझे ये काम देखना है, संभालना है। और 4 महीने से जो तरीके से हम दोनों फैमिलीज लगी हुई है, तो जब तक ये केस का कन्विक्शन नहीं आता है इस केस में, जब तक अक्यूज्ड क्रिमिनल साबित नहीं होता है ये केस में, तब तक तो हम लगे रहेंगे। बिल्कुल। क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में भी आरोपियों के वकीलों द्वारा या उनके परिजनों द्वारा कोई सांत्वना देने के लिए हमारे घर तक आया कि भाई हमसे गलती हो गई, हाँ हम चला रहे थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ किया जाए, या हमें एक मौका दिया जाए कि हम अपनी गलती सुधारें? नहीं, अभी तक तो ऐसा ना उनके कोई परिवार तरफ से हमें कोई ऐसा कोई फ़ोन आया, ना कोई कॉल आया, ना कोई थर्ड पर्सन ने हमारे से आके कोई बातचीत की है, या तो उनकी कोई लॉयर से जो डिफेंस के लॉयर उनसे भी कभी हमारी बातचीत हुई नहीं। बट एज अ ह्यूमैनिटी उनका कर्तव्य या काम रहना चाहिए था। बट अब मैं आपको एक बात बताऊँ तो अगर वो होश में रहते और होश में ही हादसा होता तो मे बी हमें लगता था, बट ये तो जानबूझ के, मतलब भले ही अनइंटेंशनल है लेकिन जानबूझ के, मतलब ड्रिंक करके ड्राइव करना, और वो भी इतना ड्रिंक करके कि आपको होश ही नहीं, वेदर यू आर प्रेसिंग द ब्रेक और ऑन एक्सेलरेटर, मतलब इतना वो ड्रिंक करके है। तो उसके बाद भी अब उनके पास में भी शायद मुंह नहीं है जी, क्योंकि इतनी बड़ी 2 जाने गई है, जो दोनों यंग बॉयज थे, इंजीनियर भी थे, काफ़ी वेल एजुकेटेड भी थे,
और काफ़ी सुलझे हुए थे, ऐसा जी। कुछ उनका बैकग्राउंड ये नहीं था। हम्म, तो और होना भी नहीं चाहिए वैसा। तो देखिए अब ये मामला कोर्ट में तो पहुंचा है, तो अभी ये कोर्ट से ही डिसाइड हम करेंगे। हम्म, अभी जैसा काफ़ी सारे इन्होंने रूमर्स हमारे लिए फैलाए थे कि हमने 1 करोड़ दिए, पर ईयर 5 लाख फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स भी दिए हैं, तो हमने वो सारे चीज़ों का खंडन किया था। हमारे से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर होती भी मैम तो हम सेशन कोर्ट से इनके आइडेंटिटी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से ना इनकी बेल रिजेक्ट होती थी। तो हम मैम लगे हुए हम ये देखना चाहते हैं कि इनके पास में जितना भी पैसा है वो आप अपने पैसे की पावर दिखाइए, हम अपने सब्र की हिम्मत की पावर दिखाएंगे। जी जी। जैसे हम देखते हैं कि लॉ इज़ अ पार्ट एंड पार्सल जो एक टाइम लिमिट लेता है, और इस टाइम लिमिट में हमें मेंटल फिजिकल हरासमेंट्स भी होते हैं। अब जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं, उनके अम्मी अब्बू हैं, है ना, उनकी भी फैमिली है। तो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या हमारा जो जिस तरीके से हम निकले हैं कि हमें उसमें कन्विक्शन चाहिए ही चाहिए। जैसे हम निर्भया कांड की बात करते हैं, उसमें एक माँ जुटी रही कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं टस से मस नहीं होंगी, राइट। जब उनको फांसी हुई उस दिन वो जीती, उन्हें ये महसूस हुआ कि आज मेरी बेटी को न्याय मिला। क्या इस परिवार, ये दोनों परिवारों की यही तैयारी है? बिल्कुल मैम, यही तैयारी है हर परिवार की। जिनके साथ में ऐसा अन्याय हुआ है उनकी होनी ही चाहिए, क्योंकि जिन 2 लोगों की इसमें जान गई है वो मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसा काइंड ऑफ डेथ वो डिजर्व ही नहीं करते। जी। दूसरी बात, जो दोनों लड़के थे मैम उन्होंने अपने फैमिली को संभाला है। मेरा भी भाई जो था वो अर्निंग भी था, उसने काफ़ी मेहनत करके मशक्क़त करके अपनी स्टडी भी अपने पैसे से की। इवन मेरे डैडी जो है, मम्मी डैडी वो बोथ मेरे फार्मर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें एजुकेशन दिया, मेरे भाई को भी अच्छा एजुकेशन दिया। और देखा जाए तो अगर हम उसके लिए इस दुनिया में अगर इंसाफ के लिए नहीं लड़े तो आगे चल के हमें बहुत गिल्ट होगा। और हम तो मैम डे 1 से अभी 4 महीने हो गए, अगर यहाँ से केस को कन्विक्शन होने में मे बी आप ऐसा सोचिए कि नेक्स्ट 5 साल लगे या 10 साल लगे, हम डटे ही रहेंगे। जी। क्योंकि ऑलरेडी दोनों अर्निंग थे, लीगली इनका कंपेंसेशन भी फाइल हो चुका है, ऑलरेडी हमने कंपेंसेशन डाल रखा है। जी। तो मैम इसके अंदर बीच में जैसे बातें चल रही थी कि ये मैटर सेटल हो जाएगा या हो गया है, तो मैम इसकी मैं आपको मेरे ओर से और उस जो दूसरा परिवार है उसके ओर से मैं आपको एकदम स्टैंडिंगली बोलता हूँ कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, वेदर ये फैमिली हमारे को आके अप्रोच करे या जो भी बात करे। कि ऑलरेडी लीगली हमने जो कंपेंसेशन दिया है दैट इज सफिशिएंट, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दोनों भाइयों के जो आरोपी वो खुले हुए। जो आरोपी अभी है वो बिल्कुल अपराधी बनेंगे आफ्टर द कन्विक्शन, और उनको उनकी जो सज़ा है वो मिलेंगी। और इसके लिए जब तक हमसे हो रहा है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम डटे रहेंगे। क्या ऐसा समय आता है कि भाई की याद आती है और अचानक से वो कहता है कि हिम्मत मत हार, तुझे मेरे लिए लड़ना? मैं एक्चुअली इतनी बातें तो नहीं बताऊँगा, हाँ, लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ। भाई की याद तो मेरे घर पर आती है, क्योंकि उसका जो आचरण था मेरे प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, वो बहुत ही लॉयल था और ओबेइंग था। मतलब काफ़ी अच्छा था। मैं मतलब नेक्स्ट इसमें मैं चाहूँ कि वो मेरा भाई ज़रूर है। जी। जी। तो उसके लिए मुझे लड़ना तो है, और बस भगवान का साथ है, और बाकी जो टीम है हमारी लगी हुई, डेफिनेटली उसका भी हमें मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। जी। ये पल बहुत ही दुखदाई है, लेकिन हिम्मत तो हमें रखना है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको सच में लॉ के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर, अपने इंडिया के कानून पर भरोसा है? बिल्कुल मुझे भरोसा है। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मेरे लिए भी कानून एक जैसा है, चाहे जिन और जो भी हायर क्लास में है या कोई अधिकारी, सबके लिए कानून एक जैसा है। अगर मुझे न्याय के ऊपर भरोसा अगर नहीं होता तो हम इतने टाइम तक ये करते भी नहीं। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जितने भी अपने सारे जो ट्रायल्स चलेंगे, सारी जो चीज़ें कन्विक्ट होंगी, बिल्कुल हमें न्याय मिल जाएगा। जी। एक और चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि बात आई थी कि भाई दोनों भाइयों ने हेलमेट नहीं पहना था, और अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो उनकी जान नहीं गई होती। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैम, जो आप ने शायद गाड़ी देखी होंगी, जी। उसके अंदर हेलमेट लगा हुआ है, और जो विटनेस है वहाँ का, उसने वो हेलमेट
नीचे से उठा के वो गाड़ी में टंगा है। अच्छा। अभी भी जो गाड़ी जमा है उसके अंदर हेलमेट लगा हुआ है। जी। तो मेरा भाई जो था वो हेलमेट पहन के था, हेलमेट पहन के था, मेरे पीछे वाले को उतना अपने हाँ, घर में नहीं है, हाँ। तो ही वॉज नॉट वेयरिंग द हेलमेट उस टाइम की बात। तो वो तो हेलमेट पहन के था, क्योंकि हेलमेट भी वहाँ पर जैसी एक्सीडेंट हो तो आसपास में दिख रहा था, जी। तो वो गाड़ी में लगाया जी। गया और वो गाड़ी में अभी भी मौजूद है, जी। जहाँ पर पुलिस स्टेशन में गाड़ी अभी जी। जमा है। जी। जैसे कह रहे थे कि भाई गाड़ी चला रहे थे और वो डैश होके पहले डिवाइडर की तरफ लगी और अचानक से कैसे हुआ कुछ पता नहीं, अंदर लॉक हो गई लड़कियाँ मालू और माधुरी, वो लॉक हो गए और बलून सुन के जब ओपन हुए तो वो लॉक हो जाती है गाड़ी। तो आप इस कहानी पे क्या कहते हैं? मैम जहाँ तक कि तो मैंने भी ये काफ़ी चीज़ों से मतलब मैंने भी खुद अपने प्रॉपर जाके जो विटनेसेस है उनसे मैंने बातचीत की है और जो बीच में जो फुटेजेस आए मैंने वो भी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। अब मुझे डेफिनेटली मैं तो श्योर हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी और जैसा ऑब्जर्वेशन से भी ये पता चला है कि और एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास में है जो डीआरएम ऑफिस के बिल्कुल सामने का है। जैसे ये लोग ब्रिज चढ़ रहे हैं तो जैसे ही आतिफ और हुसैन ब्रिज चढ़ते हैं तो जस्ट आफ्टर ही 40 सेकंड के गैप में वो कार वहाँ से गुजरती है। तो इनका बीच में कई थ्योरीज ऐसी थी कि वो रॉन्ग साइड आ रहे थे या पहले टायर फट गया या ये हो गया। आप वीडियो में देखेंगे तो उस गाड़ी का टायर भी फटा नहीं है। इनकी जो ड्राइविंग थी वो बहुत रैश और निग्लिजेंस वे में थी और ये दोनों को इन्होंने पीछे से डैश किया है, क्योंकि गाड़ी की पोजीशन, ये दोनों की पोजीशन और गाड़ी इनकी जहाँ रुकी है वो पोजीशन से साफ साबित होता है कि इन्होंने पीछे से ही डैश किया है। अब हमने जो मर्सिडीज बेंज है उस कंपनी का ओपिनियन भी ले रखा है कि जब गाड़ी साइड से कितनी भी डैश हो जाए, जब तक आप उसको फ्रंट से वो गाड़ी डैश नहीं होगी तब तक सेफ्टी बलून्स ओपन नहीं होंगे, गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये फैक्ट है, क्योंकि सेंसर जो है वो सामने लगे हुए सामने से ही काम करते हैं। ये हमने ओपिनियन ले रखे ऑलरेडी। तो इनकी जो पहले रैश ड्राइविंग थी कि पहले राइट में डैश हुई, फिर लेफ्ट में डैश होते हुए इनको उड़ा के फिर ये गाड़ी के सेफ्टी बलून्स खुले और फिर ये लॉक। जी जी। तो ये जो हमने ओपिनियन लिया है, ये ओपिनियन सिर्फ हमने मुंह ज़बानी ले लिया ऑफिशियल से, हमने राइटिंग में किया है उसमें? मैम ये तो अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट मुझे बताया गया है कि हमने मर्सिडीज बेंज कंपनी से ये चीज़ का ओपिनियन ले लिया, तो इन्वेस्टिगेशन में आई बताएंगे। जी जी। तो मुझे ये बात उन्होंने बताई, इसलिए मैंने आपको शेयर। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद या सेशंस कोर्ट का कोई भी जवाब आए, जो भी ऑर्डर्स पास हो, इसमें हमारी चप्पलें बहुत घसती है कोर्ट जाने में। हमें कुछ खरीदना पड़े ना पड़े, शूज़ खरीदना पड़ता है, राइट? तो मेंटली इमोशनली आप प्रिपेयर हैं सब चीज़ों की फाइट के लिए, दोनों परिवार? मैम मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ कही है कि सामने वाली पार्टी जो हायर क्लास है, इनके पास में जितना भी पैसा है और हमारे पास में इनके पास में जितना पैसा है, तो हम भी हमारे पास में भी हिम्मत और सब्र की कमी नहीं है। अब रहा सवाल कोर्ट जाने का, तो मैम मुझे इस मैटर में मुझे कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मैं यार कोर्ट जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, काफ़ी मुझे मशक्क़त हो रही है, परेशानी। मेरे जहन में कभी ये बात आई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को अगर मैं चाहता हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है बड़े भाई होने के नाते कि उसके जस्टिस के लिए जब तक आरोपियों को सज़ा न मिले मैं अपना काम करता हूँ। जी, तो आपने देखा ये बड़ा गमगीन समय है, बहुत दुख का समय है, लेकिन तब भी एक बड़े भाई होने के नाते जो भी मेहनत करनी पड़ रही है, जो भी लॉ पॉइंट्स आने वाले हैं, जो भी उसमें साइटेशंस और जजमेंट्स पास होने वाले हैं, हम नहीं जानते। लॉ का काम लॉ कर रहा है, हमारा काम हम कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हम ये पहुंचा रहे हैं कि ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव करके वो दोनों महिला निकली, माधुरी साडा और रितिका मालू, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में ना वो और ना उनके तरफ से उनके परिवारजन या उनके पक्षकार जो उनके वकील हैं, उन्होंने भी आके किसी भी तरीके से कोई सांत्वना नहीं दिया है। एक गलती होती है तो इंसान अपनी माफ़ी के बारे में सोचता है, एक जाके कॉन्डोलेंस देता है, वो भी उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। और जो र्यूमर्स फैलाए गए थे, परिवार का ऐसा कहना है कि हमने 1 करोड़ ले लिया, हमको 5 लाख मिलेंगे, हमको 10 लाख मिलेंगे। इस तरीके से ये परिवार, दोनों परिवार तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जैसे निर्भया की माँ आखिरी तक डटी रही थी अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए, वैसे ये दोनों परिवार भी कन्विक्शन की मांग कर रहा है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। TNN 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और डेफिनेटली आने वाले समय में इस केस में जितनी भी चीज़ें ऐड होगी, माइनस होगी, डिलीट होगी, जो भी कुछ होगी, आपको हम बताते रहेंगे। इसी तरीके से
लतिका शामी के साथ विवेक शामी TNN 24 न्यूज़ चैनल और MNS के साथ में जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।